हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माई सेल्फ संगम पाल। अभी भी बहुत बच्चों का मन में यही एंजाइटी है कि क्या करें, आरआरबी क्लर्क के लिए, मेंस के लिए पढ़े या ना पढ़े। उन लोग का थिंकिंग ये है कि मेरा अटेम्प्ट इतना है, उनका अटेम्प्ट इतना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, रिजल्ट कब देगा, यही चीज सोच रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को यही बात बोलना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया उनके बारे में सोच के कुछ फायदा है नहीं। जो अपकमिंग एग्जाम है उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को आरआरबी पीओ का किस तरह क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 3 to 4 इयर्स में, एंड मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं ये लास्ट 5 डेज में मैं किस तरह स्ट्रेटजी था मेरा, क्योंकि ये लास्ट 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बच्चों के लिए। क्योंकि स्पीड होगा वो भी इंक्रीज करना होता है, आपका इफिशिएंसी भी इंक्रीज करना होता है। तो किस तरह किस चीज़ों के ऊपर मेहनत करें उसी के ऊपर। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब 2019 में आरआरबी पीओ दिया था तो मुझे अटेम्प्ट से ज़्यादा मुझे मार्क्स मिला था। तो किस लिए मुझे मार्क्स मिला था वो भी मैं आप लोगों को डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा कि नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट में एक बात क्लियर करना चाहूंगा। बच्चों का मन में यही सवाल है कि सर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क दोनों क्या सेम है? ना भाई ना, ये गलत सोच अगर है किसी का मन में वो हटा दीजिए। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के बीच जमीन एंड आसमान का फर्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो लेवल होता है ईजी होता है एंड कट ऑफ हाई जाता है। वहां पे बच्चों का इंटेंशन यही होता है कि मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करे या 80 ही अटेम्प्ट करे। लेकिन आरआरबी पीओ में अब 50 अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका एग्जाम क्लियर होता है। आरआरबी क्लर्क में बच्चे लोग सब कुछ अटेम्प्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन आरआरबी पीओ में बच्चे लोगों को सिलेक्टिव होना पड़ता है। यही सिलेक्टिव होना ही मेन बात होता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका अगर 55 अटेम्प्ट या 60 अटेम्प्ट में अगर आपको क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स आपने 10 to 15 क्वेश्चन छोड़ा होंगे। आपने 10 to 15 क्वेश्चन आपने छोड़ा। यही 10 to कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, यही चीज होता है। एंड लास्ट 5 डेज में आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लास्ट 4 इयर्स का जो मैंने एनालिसिस किया है, लास्ट प्रीवियस पेपर से या जो मेरा स्टूडेंट लोग दिया है उन लोगों का एनालिसिस से जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है, इनमें से जो ट्रेंड आ रहा है, देखिए, अगर मैं रीजनिंग का बात बोलूं, देखिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी देखा, उससे पहला ईयर भी देखा, मैंने जो भी मैं देख रहा हूं कि पजल मोर देन 20 क्वेश्चन का पजल आ रहा है। उसके बाद डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। नंबर बेस्ड और मिसलिनियस में आता है ना, नंबर बेस्ड में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अल्फा न्यूमेरिक में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इनइक्वालिटी 3 से 5 क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए, अगर इनइक्वालिटी आता है तो कोडिंग डिकोडिंग आने का चांसेस कमती हो जाता है। अगर कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है तो इनइक्वालिटी आने का चांसेस घट जाता है, क्योंकि कोई भी एक ही आता है, 2 नहीं आता है। सिलॉक्स आता है, ब्लड रिलेशन भी आता है एंड मिसलिनियस। यही जो है ट्रेंड है। अब मान लीजिए कई एग्जाम में कोई शिफ्ट में लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का 1-2 क्वेश्चन इधर उधर, उतना मैंने डीपली देखा, जितना देखा उसी से मैं लाया हूं। 1-2 मिसलिनियस टाइप छूट भी सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां से जो एनालिसिस किया है कि आपको रीजनिंग में कौन सा पार्ट में ज्यादा जोर देना पड़ेगा। पजल में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर 20+ पजल आ रहा है आप सारे का अटेम्प्ट कीजिए। नो, अगर आपका मान लीजिए पजल आ रहा है 25 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, तो 25 आ रहा है तो आपको तो एटलीस्ट 20 मार्क्स, और अगर 20 आ रहा है तो 15 मार्क्स तो आप लोग कोशिश करना ही पड़ेगा, कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा। आप इतना मार्क्स छोड़ नहीं सकते। फर्स्ट बात हो गया। दूसरा बात, अगर डायरेक्शन आ रहा है, अगर मिसलिनियस, अभी देखिए मिसलिनियस में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मिसलिनियस में अगर मैं बोलूं, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारा जितना मिसलिनियस है, इसको छोड़ के भी 1-2 है, मैं उतना यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन ये मिसलिनियस जो है, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये मिसलिनियस का भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यहां से जो नंबर आएगा, ये नंबर को मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम लेने का कोशिश करेगा। मैक्सिमम बच्चे ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में जाके फंस जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा, जो मिसलिनियस है
उसको आप मैक्स टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में आप उसका मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कर पाओ। ठीक है, अगर मैं सेम चीज अगर बोलता हूं क्वांट के लिए, क्वांट के लिए भी अगर सेम बोलता हूं, मैंने जो लास्ट 4 ईयर का ट्रेंड देखा है 15+ क्वेश्चन आता है, किसी किसी शिफ्ट में 10 to 12 भी आ जाता है, किसी किसी शिफ्ट में 15 भी आता है। ठीक है, ये जो मार्क्स है ये मैं एक एवरेज मार्क्स लिया, मैंने एवरेज। अभी कोई कोई बच्चा बोलेंगे कि सर मेरा लास्ट ईयर का मेरा शिफ्ट में तो 10 ही क्वेश्चन था। हाँ था, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एवरेज ले रहा हूं। 15 से मोर देन 15+ क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि कई पे में मैंने देखा 3 DI दे रहा है प्लस 1 के स्लिप भी दे रहा है, छोटा मोटा ऐसा भी हुआ। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि DI का प्रैक्टिस करें, एंड उसके साथ देखिए अभी जैसे यहाँ पे रीजनिंग पे ये जो सेक्शन है, इनमें बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स का देखिए, मैथ्स का ट्रेंड क्या रहा, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रिक, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, ये टोटली अरिथमेटिक बेस होता है, एंड अरिथमेटिक एंड डाटा सफिशिएंसी। देखिए ये दोनों में से कोई भी एक आता है, आने का चांस होता है, ये दोनों में से कोई भी एक आने का चांस होता है RRBPO में। मत देखिए अप्रोक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन आना चांस है, यहां पे आपको 5 आउट ऑफ 5 लाना पड़ेगा। ओ सॉरी, मैंने सिंप्लीफिकेशन भी नहीं लिखा, सिंप्लीफिकेशन में 5 मार्क्स आता है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से आपको 10 आउट ऑफ 10 लाना है, मतलब एटलीस्ट कोशिश करना है, मतलब 9 तो लाना ही है। उसके बाद अगर क्वाड्रिक आ गया, क्वाड्रिक ये पे नंबर सीरीज, सॉरी क्वाड्रिक आ गया तो क्वाड्रिक नंबर सीरीज। तो ये जो मिसलिनियस पार्ट है, अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये चीज, ये क्वेश्चन से मैक्सिमम मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स में मैक्सिमम बच्चे का वेटेज अच्छा खासा होता है, एंड मैक्सिमम बच्चे यहां पे अच्छा खासा मार्क्स कैरी करते हैं। लेकिन बच्चे लोग कहां फंसते हैं, DI में फंसते हैं एंड अरिथमेटिक में फंसते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा कि DI प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा खासा DI प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अरिथमेटिक क्या करें। देखिए अगर अरिथमेटिक, मान लीजिए अरिथमेटिक में कम से कम आपका जितना टॉपिक है, मान लीजिए अरिथमेटिक में आपका 10 टॉपिक है, आपने 7 टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई किया, आपके पास 7 टॉपिक का नॉलेज है। मैं यही बोलूंगा कि नया टॉपिक को अभी मत छुइएगा, उसको अभी जैसे है वैसे रख दीजिए। प्रीलिम्स के बाद जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप लोग पढ़िए, क्योंकि देखिए अभी आपने 7 टॉपिक का नॉलेज है, आपके पास 7 टॉपिक का नॉलेज है। तो अभी न्यू अगर टॉपिक करते हैं आपका, तो ये 7 टॉपिक का प्रैक्टिस कमती हो जाएगा। तो बेटर यही है ना कि जो चीजों का नॉलेज आपके पास है उसी को इंक्रीज करें, बेटर देन टू लर्न समथिंग न्यू एट दिस मोमेंट। तो मैं यही बोलूंगा। अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, तो सर कहां से इसको प्रैक्टिस कहां से करें, कौन सा लेवल का प्रैक्टिस करें, DI का भी कौन सा लेवल प्रैक्टिस करें, अरिथमेटिक का भी कौन सा लेवल प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, देखिए मॉक। देखिए आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम है, एंड बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं। मेरा जो स्ट्रेटजी होगा वो सबके लिए होगा, पार्टिकुलर कोई सेक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो मॉक है, और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा खासा है, अच्छा खासा आप लोगों का प्रिपरेशन है, एंड आप लोगों ने मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर किया। आप लोगों ने लास्ट 5 डेज क्या करें, मैं बोलूंगा एटलीस्ट मिनिमम 2 मॉक दीजिए, मिनिमम 2 मॉक दीजिए। एंड सिर्फ मॉक देना ही नहीं है, मान लीजिए कि आपका मॉक में 80 क्वेश्चन था, आपने 60 क्वेश्चन बनाया, आपका 4 रॉन्ग हो गया 4 एंड राइट हो गया 56, आपको कितना नंबर कितना आएगा 55 आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट आपका काम क्या होगा अभी,
कि ये यहां पे जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन हैं उसको एनालिसिस कीजिए, क्यों मैंने छोड़ा, एंड ये 4 क्वेश्चन को भी एनालिसिस कीजिए कि गलती क्यों हुआ। कि जब आपका गलती को आप सुधारेंगे ना, तब आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। खुद का स्पीड बढ़ाइए, आप प्रैक्टिस जब करोगे आपका स्पीड इंक्रीज होगा। जब आपका स्पीड इंक्रीज होगा विथ एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड ही इंक्रीज करना है एक्यूरेसी खराब हो जाए ना, ऐसा नहीं करना है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आरआरबी पीओ एक्यूरेसी में, आरआरबी पीओ का एक्यूरेसी मैटर करता है बहुत। तो यहां पे जो आपका अदर्स मिसलेनियस टॉपिक है, यहां पे जैसे अप्रोक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रिक है, ये चीज में आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। आप क्विकली चीजों को सॉल्व कर पाइएगा। जब आप लोग चीजों को क्विकली सॉल्व कर पाइएगा तो आपका जो डीआई एंड अरिथमेटिक में आप ज्यादा टाइम दे पाइएगा। जब आप वहां पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब है वहां से ज्यादा मार्क्स लाना। एंड अब देखिए स्टूडेंट कहां में फंसते हैं, डीआई में फंसता है और अरिथमेटिक में फंसता है। अगर आप लोग डीआई एंड अरिथमेटिक से ही अगर मार्क्स ला रहे हो, दैट मीन्स आप दूसरों से लीड में हो। स्टूडेंट लोग यहां पे क्या पजल में फंसते हैं। ये सारा मिसलेनियस टॉपिक सब स्टूडेंट बनाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स करेगा, लेकिन स्टूडेंट यहां पे फंसेगा। जब आप यहां से टाइम सेविंग करके यहां से मार्क्स लाओगे एक्स्ट्रा, वही एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दूसरों से लीड दिलवाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग ये जो लास्ट 5 डे है इसमें मिनिमम 2 मॉक मारिएगा। 2 मॉक मारने के बाद दोनों मॉक को एनालिसिस कीजिए, उसके साथ सेक्शन वाइज भी ट्राई कीजिएगा। सेक्शन वाइज भी ट्राई कीजिएगा। और एंड अभी यहां पे और एक बात है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ध्यान देने वाला बात है। अभी यहां पे बोलेंगे कि सर यहां पे कोई बच्चे का सवाल ये होगा कि सर मेरा तो रीजनिंग स्ट्रांग है, क्वांट थोड़ा डाउन है, क्वांट का मार्क्स कम दिया रहा है, रीजनिंग का ज्यादा है, तो मैं क्या करूं। ये करेक्ट सवाल है। मान लीजिए किसी बच्चे का रीजनिंग का पार्ट स्ट्रांग है, क्वांट का थोड़ा वीक है, रीजनिंग स्ट्रांग है, क्वांट थोड़ा वीक है, वो क्या करेगा कि रीजनिंग में थोड़ा टाइम कमती देगा। मान लीजिए कि आपने सिर्फ यहां पे 2 मॉक ही लगाया एंड क्वांट में 2 मॉक प्लस सेक्शनल, एक सेक्शनल लगाइए, 2 सेक्शनल लगाइए। जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो ना, यही एक्स्ट्रा एफर्ट एग्जाम में आपका मार्क्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मान लीजिए पहले आपका 20 आ रहा था, तो एग्जाम में वही जो आप एक्स्ट्रा जब एफर्ट दोगे ना, वही एक्स्ट्रा एफर्ट वही 20 को 25 तक लेके चला जाएगा एंड वही 25 आपको जॉब दिलवाएगा। आई थिंक आप लोगों को मेरा जो लास्ट 5 डे का जो स्ट्रेटेजी है आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको बोलूंगा कि मैंने जो बोला कि मेरा अटेम्प्ट था 64 और मुझे मिला 66 जैसा, क्यों मिला, ये बात है 2019। क्योंकि देखिए मेरा क्या है, 16 में मैं दिया, 17 में भी मेरा अटेम्प्ट था, 18 में भी था एंड 19 में भी था, एंड 20 एंड 21 मैंने अपेयर नहीं किया, मेरा स्टूडेंट लोग अपेयर किया। यहाँ पे आरआरबी अगर मैं क्लर्क बोलूँ, यहाँ पे आरआरबी में पीओ बोलूँ, फर्स्ट ईयर ये क्लियर किया, पीओ मेरा फेल हो गया, मैं पीओ में फेल हो गया। दूसरा सेकेंड ईयर क्लर्क फेल हो गया, पीओ क्लियर हो गया मेरा, एंड थर्ड एंड 18 एंड 19 दोनों ही क्लियर किया मैंने, दोनों ही मैंने क्लियर किया। इंटरव्यू भी मैंने दिया, क्वालिफाई भी किया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। ये कुछ दूसरा रीजन है, कभी बाद में अगर बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ये इंसिडेंट है 2019 का, जहां पे मेरे अटेम्प्ट था 64 या 63 कुछ अटेम्प्ट था एंड मेरा मार्क्स था अटेम्प्ट से ज्यादा 66 या 62 या 3 मार्क्स मुझे ज्यादा मिला था, ये कंफर्म था। क्योंकि ये याद रहने का कारण ये रीजन था कि दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट जहां पे मेरा अटेम्प्ट से मार्क्स ज्यादा था। इसका रीजन ये था कि जैसे आप लोगों को तो आईबीपीएस का हैबिट पता ही है, कोई एक सेक्शन में इजी देता है, सडनली कोई एक सेक्शन में टफ दे देता है। तो मेरा याद है मुझे, मेरा संडे को 4th शिफ्ट का एग्जाम था एंड सैटरडे का पेपर मॉडरेट लेवल का था
एंड संडे का भी जो रिमेनिंग शिफ्ट था पेपर अच्छा था, लेकिन एज यू नो फोर्थ शिफ्ट में थोड़ा चेंज होता ही है, लास्ट शिफ्ट, तो उसको वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना चेंजेस होगा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैंने जब क्वांट का मैंने अपियर किया, क्वांट का सेक्शन मैंने जब क्वांट का, क्योंकि मैं ऑलवेज क्वांट से स्टार्ट करता था, जो घर में जो मैंने मेमोरी बेस दिया, सैटरडे का मेमोरी बेस दिया, उसमें भी मेरा क्वांट का अटेम्प्ट 35 प्लस आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा था और मेरा प्रिपरेशन लेवल भी अच्छा था। तो एग्जाम हॉल में मेरा वही पेपर में मतलब IBPS PO का, सॉरी RRB PO का पेपर में मेरा 28 to 29 बन रहा था, उससे बाहर बन ही नहीं रहा, टाइम नहीं खत्म हो गया या थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ये अटेम्प्ट कुछ कमती नहीं हो रहा है, घर में इतना अच्छा अटेम्प्ट था। तो मैंने फिर उसको रीजनिंग को किया, रीजनिंग को मैंने 34 या 35 जैसा कुछ किया था मैंने, मुझे एक्चुअली प्रॉपर याद नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि ये फोर्थ शिफ्ट का पहले एवरी स्टूडेंट का अटेम्प्ट 60 प्लस था, 65 का नहीं था, 60 प्लस था, एंड गुड अटेम्प्ट भी 60 प्लस ही था। तो मेरा थिंकिंग ये था कि मेरा अटेम्प्ट 65 प्लस होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि मैं सेफ जोन में रहूं और मजे से मेंस का प्रिपरेशन करूं। लेकिन पेपर जो आया तो मैं खुद पेपर देने के बाद मैं खुद थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार मेरा अटेम्प्ट इतना कमती क्यों हो रहा है, मेरे हिसाब से मेरा अटेम्प्ट कमती हो रहा है। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल से निकला, मतलब 60 प्लस का अटेम्प्ट नहीं था, मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट 55, 56, 54 वैसा ही था। और जब मैंने देखा कि गुड अटेम्प्ट कितना है, गुड अटेम्प्ट भी मेरा मार्क्स अच्छा था। तो एंड जब रिजल्ट आया तो मेरा मार्क्स 66 हो गया। तो ये स्टोरी कहने का आप लोगों का यही मेरा इंटेंशन है, शो ऑफ करने का इंटेंशन नहीं है मेरा यही इंटेंशन है कि मान लीजिए आप लोगों का पेपर थोड़ा टफ हो गया, आपका अटेम्प्ट कमती हो गया, तो वहां पे गिव अप मत कीजिएगा, पैनिक मत होइएगा। एटलीस्ट जितना आपसे आता है आप उतना ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो शिफ्ट कैसा है, आपको तो नहीं पता ना वो शिफ्ट कैसा है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, अगर वो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो दूसरे को भी वो क्वेश्चन टफ लगेगा। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो उसको स्किप करके जो बन रहा है वो बनाइए। एटलीस्ट जितना हो सके, जितना आपको मार्क्स लाना है उतना तो आप लाइए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसी के साथ मेरा ये सेशन में यहाँ पे एंड करूंगा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि किस तरह स्ट्रेटेजी मतलब किस तरह प्रिपरेशन करना है लास्ट 5 डेज। और मेरा एक छोटा मोटा स्टोरी, ऐसे तो बहुत स्टोरी है, जब टाइम आएगा और भी मैं मतलब खुलासा अनवेल करूंगा और भी स्टोरी का। एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।